चैप्टर 3। ऑफिस जाते हुए मैं सड़क पर पड़े एक छोटे से पत्थर से टकरा गया। यकीनन मेरा मन काम पर था ही नहीं जहां मैं जा रहा था। दरअसल काम पर जाने के ख्याल से ही मैं कुछ चिढ़ा हुआ था। मैं ऐसा तो नहीं था। हाँ, मैं आज़ाद होकर घूमना चाहता था, लेकिन हमेशा वर्तमान को अपना 100% देने की कोशिश किया करता था। ज़िंदगी ने मुझे कुछ बड़े झटके दिए थे, लेकिन फिर भी ज़िंदगी की तरफ से दी गई नेमतों का मैं आभार मानता था। मेरी नौकरी भी उन्हीं नेमतों में से एक थी। ऑफिस के पॉलिश हुई फर्श पर आवाज़ करते मेरे जूते मेरे पहुंचने से पहले ही मेरी खबर कर देते थे। मैं खाली पड़े एंट्रेंस से जल्द होते हुए अपने एरिया में पहुंच जाना चाहता था, जहां मेरे जूते आवाज़ नहीं करते थे। मिस्टर विवान, रिसेप्शनिस्ट ने पीछे से आवाज़ दी। मैंने आह भरी भागने की बेकार कोशिश। मैंने मुड़कर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसे देखा। इस पल उसकी कोई गलती नहीं थी, बस मैं ही काम से खुद को जोड़ नहीं पा रहा था। आपके लिए बहुत सारे मैसेज हैं। आपका वॉइस मेल बॉक्स फिर से भर गया है। अब मैं वाकई में मुस्कुरा रहा था। आई एम सॉरी, मैंने खेद जताते हुए कहा। थैंक यू कि तुमने मेरे मैसेजेस दर्ज किए। कोई बात नहीं सर, उसने खुशी से कहा। मैं आगे बढ़ा और जब मैंने उसके हाथों से पेपर लिए तो उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छू गई। मुझे एहसास हुआ कि वो रिसेप्शनिस्ट कितनी आकर्षक थी, लेकिन मेरा ध्यान उस पर नहीं था। जो औरत इस समय मेरे दिमाग पर छाई हुई थी वो भी थी जिससे मैंने कुछ दिन पहले अर्जुन मेहरा से हुई बातचीत के दौरान देखा था। वही जो उस दिन कैफ़े मैनेजर से खूब बातें कर रही थी। मैं दोबारा कैफ़े में उसे ढूंढने नहीं गया था। कम से कम खुद से तो मैंने यही कहा था। मैं तो बस इलाके की बेहतरीन कॉफ़ी की तलाश में वहाँ गया था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा वो वही थी। जब उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे कुछ निराशा भी हुई, लेकिन वहाँ बैठकर मुझे उसके और करीब की कुछ बातें सुनाई पड़ी। मैं भागती हुई नदी के पास घंटों बिताना चाहता हूँ, बालों से खेलती हवा को महसूस करते हुए और लहरों में छिपे राज को सुनते हुए। ये मेरा पुराना सपना है और जब मैं इसे पूरा करने निकलूँगा तो मुझे पक्षी के उस बच्चे जैसा महसूस होगा जो अपने घोंसले के किनारे उड़ने के इंतज़ार में खड़ा है, बेसब्री से उड़कर पूरी दुनिया को देख जाने के लिए। बोल तो कबीर रहा था, लेकिन मन ही मन मैं उस लड़की की आवाज़ सुन रहा था। उसके हर वाक्य के साथ मानो कोई संगीत बज रहा था। वो शब्द शायद मेरे लिए लिखे गए थे। नरम लेदर की चेयर पर बैठकर सोचते हुए मैं मन ही मन खुश भी हो रहा था, लेकिन ये तो पागलपन था। उसे तो मेरी ख्वाहिश मालूम भी नहीं थी। जब वो और कबीर बात कर रहे थे तो मैं उसकी आवाज़ की झिझक को महसूस कर सकता था। उसमें अपने टैलेंट को सामने लाने की हिम्मत नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि वो हार नहीं मानेगी। मैं समझ सकता हूँ कि लिखना उसके लिए उतना ही बड़ा सपना था जितना बड़ा मेरे लिए घूमना। मैं उस खास नोट के बारे में सोचकर शर्मा गया जो मैं उसके लिए छोड़ आया था। खूबसूरत वो नोट एक ही साथ दो बातें कह रहा था। यकीनन उसने बहुत खूबसूरत लिखा था, लेकिन उसके शब्दों से ज़्यादा उसकी सुंदरता ने मुझे आकर्षित कर लिया था। अभी याद करते हुए हंसी आ रही थी कि वो पतली दुबली कद-काठी की खूबसूरत लड़की थी। जिस शाम वो मेरे सामने बैठी थी, मैं उसकी पीठ को देर तक घूरते हुए मन ही मन उसके मुड़कर देखने की दुआ मांग रहा था। उसकी पतली टांगें बड़ी नज़ाकत से कुर्सी के पैरों से खेल रही थी और उसकी लहराती नीली स्कर्ट के नीचे दिखती उसकी मुलायम स्किन अभी भी मुझे आकर्षित कर रही है। लेकिन सच पूछो तो मैं उसके डिम्पल और दिलकश आंखों में डूब जाना चाहता था। जब वो ध्यान से किसी बात को सुनती रहती तो डिम्पल पर ध्यान नहीं जा पाता, लेकिन उसकी मोहक मुस्कान मानो उसके चेहरे से एक एक परत उतार देती। ऐसा लगता मानो दो एंजल उसे एक ही समय में चूम रही हो। उसकी इमेज दिमाग से निकालने के लिए मैंने सिर हिलाया। मैंने अगले दिन कैफ़े जाने की कसम खाई, ये देखने के लिए कि मेरे नोट पर उसका क्या रिएक्शन रहा होगा।
मैं पहले जल्दबाजी में वहाँ से निकल आया था, लेकिन तीसरी बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं कैफ़े की उस उभरती हुई लेखिका के बारे में और जानना चाहता था। चैप्टर 4 मिस राइटर। ज़िंदगी आपके सामने वो लाती है जिसकी कभी आपने उम्मीद भी नहीं की होती। अभी कुछ सप्ताह पहले तक मैं एक कहानी की तलाश कर रही थी और फिर जब मुझे वो कहानी मिली तो मुझे उसके बारे में बस थोड़ा ही जानने को मिल पाया। लेकिन मैं जानती थी कि मुझे वो कहानी मिल गई है जो मेरी अब तक पढ़ी गई कहानियों में से सबसे ज़्यादा छू लेने वाली थी। शाम को 6:30 बज चुके थे और मैं बस ऑफिस से निकलने ही वाली थी। आज पूरा दिन मैं बहुत बिजी रही थी और अब तक मेरा सिर भी दुखने लगा था। प्रॉब्लम एक के ऊपर एक ढेर लगाता जा रहा था और मुझे कोई हल नहीं नज़र आ रहा था। मेरा फ़ोन बजा, लेकिन मुझ में उसे उठाने की हिम्मत नहीं थी। फ़ोन बस बंद होने ही वाला था। मैंने अपना हाथ पॉकेट में डालकर फ़ोन अंदर डाल दिया। कुछ कदम आगे चलकर मेरे राइटर मन ने मुझे फ़ोन उठाने को उकसाया। दूसरी बार हाथ पॉकेट में डालकर मैंने बेमन से फ़ोन निकालकर कुछ बटन दबाए। कबीर का मैसेज था, तुम्हारा मुसाफिर आ गया है। सिरदर्द भूलकर मैंने तेज़ी से बाहर की ओर कदम बढ़ाए। इस बीच मेरी उंगलियां तेज़ी से फ़ोन पर कुछ बटन दबा रही थी। उसे वहीं उलझाए रखना, मैं आ रही हूँ। कुछ ही पल बाद मैं कैफ़े के रास्ते पर थी। खिड़की से उसे देख मैंने अपनी चाल धीमी की और सामान्य गति से चलते हुए कैफ़े में घुसी। अंदर जाते ही मेरी नज़र कबीर की नज़र से मिली और मैंने सिर हिलाकर उसे थैंक्स कहा। मन ही मन अपने कपड़े, बाल और मेकअप पर नज़र डालते हुए मैं सीधा उसकी टेबल की तरफ बढ़ गई। क्योंकि मैं लंच में भी काम कर रही थी तो निश्चित थी कि मेरे दांतों या कपड़ों पर खाने का कोई धब्बा तो नहीं ही होगा। गहरी सांस लेकर मैं उसके सामने रखी चेयर पर बैठ गई। तो मिस्टर विवान, कैसे हैं आप? मैं उसकी तरफ खुले दिल से मुस्कुराई, जैसे हम कब से इस मीटिंग के लिए प्लानिंग कर रहे थे। उसने नज़र उठाई और कुछ पल तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। एक्सक्यूज़ मी। मैं उसकी आवाज़ से बता सकती थी कि वो यूँ मेरे सामने से आकर बात करने पर हैरान रह गया था, या शायद इसीलिए कि मैं उसका नाम जानती थी। अपनी टांग पर टांग रखते हुए मैं चेयर पर पीठ सीधी करके बैठ गई। पूरे विश्वास से उठाए हुए मेरे ये कदम मेरे दिल की तेज धड़कन की पोल उसके सामने नहीं खोलने वाले थे। आई एम सॉरी, मैंने आगे कहना शुरू किया, लेकिन तीसरी बार आप मुझे छोड़ के चले जाएं। हमें कुछ बात कर लेनी चाहिए। मैंने कबीर को अपने कैपेचिनो लाने का इशारा किया। वेल, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं गया, विवान ने पहली बार मेरी आंखों में देखते हुए कहा। एक पल के लिए शांत रहने का मेरा दिखावा टूटने ही वाला था। मैं अपने हाथों की कंपन महसूस कर सकती थी। उसने अपनी नज़रें मेरी नज़रें पर टिका दी और हटाने की कोशिश भी नहीं की। उंगली के पड़ों को दबाते हुए मैंने अपने हाथों को शांत रहने का निर्देश दिया। मैंने अपना सिर हिलाया, ठीक उसी तरह जब मुझे चॉकलेट कुकी की तरफ बढ़ता देख मेरी माँ सिर हिलाती थी। लेकिन आप कभी रुके भी नहीं, आप हमेशा बच निकलते थे। मैंने आंखें उस पर टिकाए हुए ही जवाब दिया। ये मेरे लिए एक नया ही अनुभव था। उसके माथे पर एक लकीर उभरी। मुझे घूमना पसंद है, क्या आप ये नहीं जानती? जानती हूँ। मेरी आवाज़ कुछ धीमी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहना था। उसकी आंखें मुझ पर कुछ जादू कर रही थी और मैं पूरी तरह से सम्मोहित हो चुकी थी। वो बहुत नरम आवाज़ में बोल रहा था, मैं बामुश्किल उसे सुन पा रही थी। उसके भरे हुए होठों के हिलने से ही मैं उसकी बातों का कुछ अंदाज़ा लगा पा रही थी। और आप मुझे रोकना क्यों चाहती हो? मैं उसी दुनिया में ठहर जाना चाहती थी बहुत देर तक, लेकिन तभी एहसास हुआ कि उसे रोकने के लिए अब मुझे कुछ करना ही होगा। मैंने अपना गला साफ किया और जोर देने के लहजे से कहा, मुझे लिखना पसंद है, शायद इसीलिए मैं आपको रोकना चाहती हूँ। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। क्या आप ये नहीं जानते? वो पहली बार मुस्कुराया। वो ऐसी खास मुस्कान थी जिसे आप शायद ही जीवन में कभी देख पाते हो। मानो चट्टान के नीचे गहराई में छिपी क्रिस्टल की चमक। उस मुस्कान में तो वो ताकत होती है जो आपके अंदर तक बदल देती है।
मेरे बारे में लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, विवान ने अपना सिर हिलाते हुए ऐलान किया। मैंने अपनी उंगलियों को आपस में गुथते हुए हाथ टेबल पर रखे। हर किसी के पास एक कहानी होती है, मैंने जोड़ दिया। हर कोई लेखक है, कुछ उन्हें किताबों में लिख देते हैं और कुछ दिल में छिपा कर रखते हैं। अपने जवाब पर मैं खुद ही खुश थी और कुछ पल वहाँ खामोश रही। हम दोनों बिना पलके झपकाए एक दूसरे को देख रहे थे। इससे मुझे बचपन का वो खेल याद आ गया जिसे मैं अपनी बहन के साथ खेलती थी। बिना देखे ही मुझे अपने पीछे हो रही हलचल पता चल रही थी और मेरे सामने कॉफ़ी का मग आ पहुंचा था। आपकी कॉफ़ी। मुझे पता नहीं था कि कप लेकर कौन आया था, लेकिन मैं शुक्रगुजार थी कि कॉफ़ी की वजह से मुझे उस पर से नज़र हटानी नहीं पड़ी थी और मैंने कॉफ़ी से एक घूंट भरा। फिर फाइनली मैंने अपनी पलकें झुकाई। मैं आगे नहीं बोलने वाली थी, बोलने की बारी अब उसकी थी। मेरी 3 गहरी सांसें लेने से पहले ही वो बोला, आपके शब्द बहुत अच्छे हैं। खामोशी को तोड़ते हुए विवान ने कहा। थैंक्स, मैंने कहा। और आपकी खासियत, मैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती थी। वो बहुत रहस्य भरा लग रहा था, लेकिन फिर भी कमाल का था। इससे पहले कि मेरा जवाब मिल पाता, विवान का फ़ोन बज उठा। उसने जल्दी से फ़ोन उठाकर नंबर देखा। मुझे देखते हुए उसकी आंखों में अफसोस था, उसके चेहरे की निराशा साफ झलक रही थी। फिर वो हंसा। शायद मेरी खासियत बच निकलना ही है, वो बोला। निराशा की आह फिर से। मैंने बूझी आवाज़ में पूछा। हमेशा। वो टेबल पर मेरी तरफ झुकते हुए फुसफुसाया। क्यों? मैंने जानना चाहा। मैं उसे यूं ही जाने देना नहीं चाहती थी। मैंने जब तक हो सके उसे बातों में उलझाए रखने की योजना बनाई। उसने कंधे उचकाए। उसके कोट के कंधे उसके कानों तक पहुंच रहे थे। प्यार। मुझे रोना आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक शरारत थी। क्या? मुझे घूमने से प्यार है, उसने समझाया। मैं एक जगह पर नहीं रुक सकता, अभी नहीं। मेरा दिमाग कह रहा था, क्या तुम मुझसे दोबारा मिलोगे? मैंने पूछा। क्यों? उसने चुनौती के अंदाज में कहा। मैंने उसके अंदाज को पकड़ते हुए कहा, शायद तुम ही मेरी कहानी हो मिस राइटर। उसने खड़े होते हुए कहा। मैं सच हूँ, कल्पना नहीं। हंसते हुए वो जाने लगा। मैं भी तुरंत खड़ी हुई और हल्के से उसके हाथ को पकड़ लिया। मैं मीरा, मैंने उदास होते हुए कहा, मिस राइटर नहीं। और इससे पहले कि वो जाए मैं कैफ़े से बाहर निकल गई। देर रात की कॉल। मैं बिस्तर के किनारे अपने हाथ अपने घुटनों पर बांधे बैठा था। मेरे दिमाग में एक के बाद एक विचार भाग रहे थे। मैं बार बार हाथों में सेलफोन घुमा रहा था और फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट देखने लगा, ऊपर से नीचे, जबकि मुझे वो ख़ास नंबर नहीं मिल गया जो उस वक्त मुझे चाहिए था। उधर से जवाब आया। गुनगुनी आवाज़ में मेरा नाम लिया। विवान, कैसे हो स्वीटी? कितने दिन हो गए तुमसे बात किए हुए? जानता हूँ, मैंने जवाब दिया। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बस कुछ बिज़ी। उधर से गुर्राती हुई आवाज़ आई। हाँ, काम? तुम्हें बस हर समय काम ही सूझता है ना? आवाज़ में ताना महसूस किया जा सकता था। ये सच नहीं है, मैंने बहस की, लेकिन फिर भी कुछ सच तो था। मैंने जानबूझकर अपनी लाइफ को इतना बिजी कर लिया था कि दोस्तों, परिवार या कुछ और सोचने के लिए समय ही ना मिले। हर कोई किसी न किसी चीज़ से भागता रहता है और कभी कभी मैं खुद से ही दूर भाग जाना चाहता हूँ। तो इस बार आवाज़ में कुछ खुशी थी। बताओ, और क्या चल रहा है? मैं सब जानना चाहती हूँ कि मेरा डार्लिंग भतीजा आखिर क्या कर रहा है। मैं भूल ही गया था। प्रिया आंटी अगर मुझे इतना नहीं चाहती तो कभी मुझे डार्लिंग ना कहती। अजीब था, उन कुछ शब्दों ने मेरी सारी झिझक दूर कर दी। मैं उन शब्दों की अहमियत समझते हुए मानो उड़ने लगा था और एहसास हुआ कि कैसे लिखे या बोले गए शब्द जहाँ सहारा दे सकते हैं वही तोड़ भी देते हैं। वैसे मैंने वापस अपना ध्यान आंटी पर लाते हुए कहा, आप सही कह रही थी, मैं काम में ही बिजी था। काम तो बोरिंग होता है, उन्होंने बीच में ही टोक दिया। इससे पहले कि मैं उन्हें लोन और ब्याज का ब्यौरा देने लगता। काम ज़रूरी है, लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। ये बताओ कि तुम और क्या मस्ती कर रहे हो? मैं हंसा। मस्ती के लिए समय ही कहाँ है आंटी। वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। फिल्में देखी तुमने? हाल ही में तो नहीं। कोई बढ़िया रेस्टोरेंट? नहीं।
उन्होंने निराशा से आह भरी। मैं कल्पना कर सकता था कि वो किचन टेबल पर बैठी हुई बेसब्री से अपनी उंगलियां बजा रही होगी। मैं हंसा। वैसे मैं एक नए कैफे में गया था, मैंने कहा। सच में? उनकी दिलचस्पी बढ़ी। दोस्तों के साथ? उनका मतलब समझते हुए मैं हंसा। दोस्तों मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, मैंने कहा। वहाँ की फ्रेंच रोस्ट कॉफ़ी बहुत बढ़िया है और मुझे वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। उनके वहाँ बोलने के लिए राइटर आते हैं। उसका ख्याल आते ही मैं रुक गया। मीरा, उसका नाम मेरे लिए शाम की सुहावनी हवा की तरह था। सुनने में तो मज़ेदार लग रहा है, उन्होंने कहा, लेकिन तुम अभी भी अकेले हो। ये तो मैं चाहता था ना आंटी, मैंने कहा। आपको पता है ना, मुझे दुनिया घूमना है, पूरी दुनिया को देखना है। ग्रैंड वॉल ऑफ चाइना और पिरामिड और कितने कुछ। उन्होंने मेरी बातें आगे बढ़ाते हुए कहा, जानती हूँ विवान, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हें मौका नहीं मिल पाएगा। मैंने बेचैनी में उनकी बात काट दी। लेकिन मैं कर सकता हूँ और करूँगा। कब पता नहीं, मैंने कहा। शायद जल्दी ही। तुम्हें अकेलापन नहीं महसूस होता? शायद, मैंने माना। शायद मैं अकेला हूँ भी, लेकिन एक इंसान को अकेले रहना भी आना चाहिए। आशा है तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। सब अच्छा होगा, पूरी दुनिया पड़ी है देखने के लिए, उन्होंने जवाब दिया। और वो कैसी होगी? मैंने उन्हें छेड़ते हुए पूछा। सिर्फ तुम ही जानते हो विवान। चैप्टर 6। मिस्टर आशिक। अगले कुछ दिन मैंने कैफ़े ना जाने का फैसला किया। मेरा एक मन वहाँ जाने के लिए मरा जा रहा था, लेकिन दूसरा मन अभी भी विवान के यूं अचानक चले जाने से दुखी था, और इसीलिए मुझे खुद को हील करने के लिए वहाँ से दूर रहने की ज़रूरत थी। एक दिन भी विवान के बारे में सोचे बिना नहीं गुजरता था। उसके रहस्यमय व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। मैं उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहती थी। मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानना ही था, लेकिन इस समय मुझे खुद को किसी दूसरे की कहानी में तलाशने की ज़रूरत थी। कुछ दिन बाद मैं शनिवार वाड़ा के बगीचे में घूम रही थी। पुणे में परवरिश होने के दौरान ये मेरी पसंदीदा जगहों में से एक था। मुझे इसके किले और मैदान में घूमना बहुत सुहाता था। मेरे हाथ अचानक ही इसके स्टील गेट को छूने के लिए बढ़ जाते थे। बचपन में मैं भालेदार गेट को देखा करती थी। प्रवेश द्वार पर रोकने के लिए लगाया गया था, और मन ही मन प्रार्थना करती थी कि कब मैं बड़ी होकर इन्हें छू पाऊंगी। हम बड़े होने के लिए इतने उतावले क्यों रहते हैं? बड़े होने के बाद हमें तकलीफ़ें मिलने की संभावनाएं और बढ़ जाती है। पथरीले मार्ग पर चलते हुए अचानक मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैंने पॉकेट से फ़ोन निकालकर मैसेज देखा। मैं भेजने वाले का नंबर नहीं पहचानती थी। उत्सुकता से मैंने मैसेज पढ़ा। सॉरी, आप कौन? मैंने वापस टेक्स्ट किया। चलो मिलते हैं। भेजने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। मेरा दिल उछलने लगा था। शायद वो भेजने वाले को जानता था, लेकिन मैं पूरी तसल्ली कर लेना चाहती थी। मेरा एक मन छलांगे लगा रहा था, जबकि दूसरा कुछ चिढ़ा हुआ था। कुछ पल मैंने मैसेज को इग्नोर किया। उसे कुछ इंतज़ार करने दो। आखिरकार मैंने जवाब दिया। कौन बोल रहा है? मैंने पूछा। तुम मुझे नहीं जानती क्या, मिस राइटर? मैं हैरान थी कि ये सच में विवान ही था। मैं सोच रही थी कि शायद मेरे जाने के बाद उसने कबीर से मेरा नंबर लिया होगा। मैं अभी भी तुम्हें नहीं जानती हूँ। तुम हमेशा भाग निकलते हो, मैंने जवाब दिया। तो आओ और मेरे बारे में जान लो। कल शाम 7 बजे कॉफ़ी एंड अस। मैं इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। मैंने मैसेज किया, मैं टेबल पर तुम्हें हथकड़ी से बांध दूंगी, जिससे तुम भाग नहीं पाओगे। अगला दिन बेताबी और इंतज़ार में गुजरा। मैं विवान के रहस्यमय व्यक्तित्व का जवाब जानने को बेचैन थी। उसकी कहानी मुझे बुला रही थी, उकसा रही थी कि मैं परत दर परत उस पर लिख दूं। मैं बहुत जल्दी कैफ़े पहुंच जाना चाहती थी, लेकिन जब तक मेरा तैयार होना ख़त्म हुआ तो समय भी निकल चुका था, और वास्तव में मैं 30 मिनट लेट हो गई। कैफ़े पूरी तरह भर चुका था, और मैं इस उम्मीद में हर तरफ देख रही थी कि विवान मेरा इंतज़ार कर चला न गया हो।
मैंने एक कोने में भीड़ से कुछ अलग उसे बैठे हुए देखा। वो कॉफ़ी पीते हुए मुझे देख मुस्कुराया। विवान कैजुअल कपड़ों में भी उतना ही अच्छा लग रहा था जितना सूट में। मैंने उसकी जीन्स और ब्लैक पोलो शर्ट पर नज़र डाली और उसकी टेबल की तरफ बढ़ गई। गहरे रंग उस पर फपते थे। मैं तो सोच रहा था कि तुम अब यहाँ कभी नहीं आओगे। मेरे बैठते ही विवान ने मजाक करते हुए कहा। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई, मैंने कहा, लेकिन कोई वजह नहीं बताई। मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए बेकरार हूँ। बताऊँगा, उसने वादा किया, लेकिन पहले बताओ कि और सब कैसा चल रहा है। मैंने सब्र ना खोते हुए कहा, मेरा काम बढ़िया चल रहा है। जल्दी से बात ख़त्म करने के लिए और कुछ मज़ेदार काम किया। मैं मुस्कुराई। हाँ, मैं शनिवार वाड़ा गई थी। उन बगीचों में मुझे बहुत शांति मिलती है। मुझे भी वहाँ जाना पसंद है, उसने कहा। इतना बड़ा इतिहास हमारे कितने करीब है, तो फिर तुम ट्रैवल पर क्यों जाना चाहते हो? मैं पूछने के लिए बेचैन हो रही थी, लेकिन मैं उसका ध्यान हमारी टेबल से हटाना नहीं चाहती थी। मैं उसका मन इस कॉफ़ी शॉप में सिर्फ मुझ पर ही टिकाए रखना चाहती थी, ना कि दुनिया घूमने के ख्यालों में खो जाने के लिए। तो अपने बारे में बताओ रहस्यमय विवान, मैंने सीधे पूछ लिया। मेरा जन्म और पालन पोषण मुंबई में ही हुआ, विवान ने बताना शुरू किया। बचपन में ही मेरी माँ चल बसी और मेरे पिता ने मुझे खूब प्यार से संभाला। मैंने देखा कि माँ की बात करते हुए उसके आंखों में दर्द झलक आया था। फिर तुरंत ही पिता के बारे में बात करते हुए उनमें खुशी उमड़ रही थी। अगर भावनाओं के रंग होते तो मैं जानती थी कि उसकी आंखों में कुछ ही पल में मैंने दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्ट पीस देख लिया होता। तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, मैंने कहा। मेरी आंखों में पानी भर आया था। इट्स ओके, विवान ने कहा। वो वही खिड़की के बाहर किसी और चीज़ पर फोकस करने की कोशिश करने लगा। मुझे अच्छा लगा कि वो अपनी माँ को याद करता था। अगर ऐसा मेरे साथ उस उम्र में हुआ होता तो मैं जानती थी कि खालीपन के उस हिस्से को किसी भी तरह भरा नहीं जा सकता था। हालांकि वो भी मेरे लिए अजनबी ही था, लेकिन मेरा मन उसे सीने से लगाकर सहारा देना चाहता था। उसका ध्यान वापस टेबल पर लाने के लिए मैंने गला साफ किया। अब अपने बारे में कुछ बताओ, वो मुस्कुराया। मैंने फाइनेंस में मास्टर पूरी की और बैंकिंग सेक्टर में काम करने लगा। कुछ सालों की मेहनत और बहुत सारे संघर्ष के बाद मैं हमारी कंपनी का सबसे युवा असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हूँ, मैंने गर्व से कहा। और शायद अगले कुछ सालों में बैंक का सबसे युवा चीफ ब्रांच मैनेजर भी बन जाऊँगा। शानदार, मैंने मन ही मन कहा। मेरे सामने बैठा आदमी सच में मेहनती था। मेरे बारे में बस यही है। मैं जानती थी कि कुछ और भी है, कुछ ज़्यादा गहरा, जो उसके दिल के ज़्यादा करीब था। मैं उसके सारे सीक्रेट जान लेना चाहती थी। मैंने चुनौती देने के अंदाज में अपने हाथे बांधे। यही पूरी कहानी है जो तुम मुझे बताना चाहते थे? मैंने अपनी भौएं उठाते हुए अविश्वास से पूछा। हाँ, यही मेरी कहानी है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने पूछा। नहीं, मैंने तुम्हें अपनी कहानी बता दी। क्या वो दिलचस्प नहीं थी? विवान ने जवाब दिया। मैं एक पल के लिए भी ये मानने को तैयार नहीं हूँ। तुम्हारी और भी कहानी है और तुम उसे छिपा रहे हो। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ, मैंने जोर देते हुए पूछा। गर्लफ्रेंड? मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, विवान ने सिर हिलाया। विवान ने सिर हिलाते हुए कहा, रुको। मैंने एक बार फिर सोचा कि मैं उसके बारे में गलत तो नहीं थी। तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कुछ परेशानी से पूछा। नहीं, शट अप, वो दिल से हंसा। मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। विवान, मैंने निराशा को अपनी आवाज़ में आने दिया। तुमने मुझे यहाँ बुलाया और अब तुम ही मुझे कुछ बताने से मना कर रहे हो, मैंने साफ कहा। उसने आहा भरी। मीरा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और बॉयफ्रेंड तो पक्का ही नहीं है। मैं सिंगल हूँ। मैंने मुस्कुराकर उस वेटर्स को देखा जो मेरे लिए कैपेचिनो लाई थी और फिर विवान की तरफ मुड़ी। ओके, तो अपने अतीत के बारे में बताओ। क्या कोई ऐसा है जिसे तुम अपना कह सको? उसने लंबी सांसें ली। मेरे भी कुछ एक आकर्षक रहे हैं, लेकिन कुछ भी सीरियस नहीं है। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ मीरा। मैंने कन्फ्यूजन से उसे देखा। वह ज़रूर कुछ छिपा रहा था। मैं निराश हूँ, मैंने वैसे ही कहा जैसे मेरे टीचर क्लास में किसी का पेपर अच्छा नहीं जाने पर कहते थे। क्यों? उसने भौएं चढ़ाई और अपने कॉफ़ी मग पर उंगलियां थपकाने लगा।
मैंने सब्र से समझाया, मुझे लगा कि तुम्हारे पास बताने के लिए कोई बढ़िया सी लव स्टोरी होगी, कुछ मज़ेदार सी जिस पर लिखा जा सके। मीरा, अगर तुम देखो तो हर तरफ स्टोरी है। मैं उसकी आवाज़ में अफसोस सुन सकती थी। उसने आगे बढ़कर कप के पास मिली उंगलियों को छुआ, अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा, नरमी से दबाया। उसके इस दोस्ताना व्यवहार पर मेरी नब्ज़ मानो डूबने ही वाली थी। मुझे हर जगह कहानी नहीं मिलती ना, बस मैं एक ही कहानी ढूंढ पाई थी, वो भी तुम्हारी आंखों में। मैंने फुसफुसाया। विवान खामोश हो गया। उसने कबीर को दूसरी कॉफ़ी लाने का इशारा किया। जब कबीर कॉफ़ी के दूसरे प्याले लेकर आया तो विवान ने कहा, शायद तुम्हें कहीं और देखने की कोशिश करनी चाहिए। कहा, कबीर की आंखों में। कबीर और मैंने एक दूसरे को देखा और हम दोनों ही विवान की बात से सकते में थे। उसकी बात से कैपेचिनो का मेरा दूसरा कप भी मानो टेबल पर लड़खड़ा गया। क्या? कबीर और मैंने एक साथ ही पूछा। विवान हमारे कन्फ्यूजन पर हंसा। क्या तुमने कभी ध्यान नहीं दिया कि कबीर लोगों को यहाँ आते देख उन्हें कितना प्यारी मुस्कान देता है? उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो युवा है या वृद्ध, वो सबका स्वागत मुस्कुराहट के साथ करता है। किस तरह वो लोगों को यहाँ अपने घर का अपनेपन का एहसास करवाता है। हाँ, ये करने की तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ, कबीर ने खुशी से कहा। वो अपने कस्टमर के लिए बेस्ट कॉफ़ी बनाता है। मुझे पूरा यकीन है कि उसे ज़रूर किसी से प्यार हुआ होगा और उसके पास कोई लव स्टोरी भी होगी। विवान ने उत्साह से अपनी बात ख़त्म की। मैं हैरान थी कि वो कैसे सामने वाले की इतनी छोटी छोटी बातों को देख पाता था। मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मुझे मानना पड़ेगा कि मैं कबीर को तुमसे बहुत पहले से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो अच्छा और मिलनसार इंसान है और वो अपने कस्टमर की बहुत अच्छी तरह केयर करता है, लेकिन कबीर की लव स्टोरी का ख्याल तो कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं। बताओ कबीर, क्या विवान सही कह रहा है? हाँ, कबीर ने शांति से कहा। कहते हुए उसके चेहरे के रंग बदल रहे थे। विवान ने आगे झुककर एक चेयर खींचा। क्या तुम एक मिनट बैठ सकते हो? मुझे पता है कि तुम अभी बिजी हो, उसने कहा। कबीर ने एक नज़र कैफे पर डाली और फिर सिर हिलाकर कुर्सी पर बैठ गया। मिस्टर आशिक, अपने बारे में कुछ बताओ। चैप्टर 7। हाँ, मुझे भी प्यार हुआ था, कबीर ने बताना शुरू किया। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि अगर मैं उसका चेहरा नहीं देख रही होती तो उसकी आवाज़ पहचान नहीं पाती। जहाँ मैं उसकी आवाज़ के लहजे से हैरान थी, वही इस कबूलनामे ने तो मेरा होश ही उड़ा दिए थे। वो कौन है? उसका नाम क्या है? वो भी कहाँ है? मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसका नाम निशा है। वो पहले इस कैफ़े में आया करती थी। ये तुम दोनों के इस कैफ़े में आने से बहुत पहले की बात है। फिर क्या हुआ? अब वो यहाँ क्यों नहीं आती? मैंने पूछा। विवान खामोश था। वो ध्यान से कबीर की बात सुन रहा था। उसके मुंह से निकले वाली बात भी और उसके हाव भाव से व्यक्त होने वाली बात भी। मुझ में उतना सब्र नहीं था। मैं बस पूछते ही जा रही थी। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान लेना चाहती थी। मैं कहानी जानना चाहती थी और जैसे कि मैं इसके लिए रोमांचित थी। हर बारीकी के साथ कबीर की कहानी लव स्टोरी नहीं थी जैसे मैं उसे देख पा रही थी। कम से कम उसकी आवाज़ में बयां हो रहे दर्द से तो यही लग रहा था। मीरा, शांत हो जाओ, कबीर को अपनी बात कहने दो, विवान ने नरमी से मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। सॉरी कबीर, मैंने कुछ शांत आवाज़ में कहा। मैं तुम्हारे और निशा के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। प्लीज़ आगे बताओ ना। कबीर ने गहरी सांस ली और नीचे नज़र करके टेबल पर रखे अपने हाथों को देखने लगा। मेरा पालन पोषण निम्न मध्यवर्गीय परिवार में मेरी छोटी बहन के साथ हुआ। मेरा पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे, लेकिन हार्ट अटैक पड़ने की वजह से उन्हें जल्द ही रिटायरमेंट लेना पड़ा। ओह, मैंने धीमे से कहा, लेकिन उसकी बातों में दखल नहीं दिया। हमारी सारी बचत उनके इलाजों में निकल गई। वो मेरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय था। मेरी माँ और छोटी बहन ने घर चलाने और उनके इलाज के खर्च निकालने के लिए घरों में काम करना शुरू कर दिए। तब मैंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़कर नौकरी ढूंढने का फैसला किया। पहले तो मेरी माँ ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। वो टूट गया। विवान धीमे से बुदबुदाया। नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता जो तुमने कर दिखाया।
कविन ने सिर हिलाया और अपनी बातें आगे बढ़ाई। मैंने तुरंत काम ढूंढना शुरू कर दिया और किस्मत मुझे यहाँ ले आई। इन्हें अपने स्टाफ में एक नए आदमी की ज़रूरत थी जो बढ़िया इंग्लिश बोलता हो, और किस्मत से मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिल गया और मेरे लिए इस जॉब का मिलना बहुत बड़ी नेमत थी। वह खुशी से मुस्कुराया। 3 सालों में ही मैं मैनेजर बन गया। तब से मेरी फैमिली भी ठीक से चल रही है और इसके लिए मैं हर दिन भगवान को थैंक्स कहना नहीं भूलता।